सबसे टारगेट अगर ओबीसी कुछ करता है, आज भी ओबीसी अगर टारगेट कुछ ओबीसी, तो वो पुलिस की बहाली को करता है। यानी आप उन 10 में से 8 बेटों का सपना को एकदम एक झटके में चकनाचूर कर दिए। मैं चाहता हूं सभी, मैं किसी वर्ग से कोई अगर अपने हिस्से की रोटी खा रहा है, मुझे किसी आपत्ति नहीं है। एसटी वर्ग को उसका हिस्सा मिले, एससी वर्ग को मिले। मैं भी तैयारी करता था, इसी कारण हम छट गए। द रिलीजन ऑफ क्रिकेट, सचिन इज गॉड। आर्मी का दौड़ में गए थे, गरिया के बाहर कर दिया गोदना के लिए। सही बात है। गांव में जो लड़का रहता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसका बाप किसान, जिसकी माँ साग सब्जी बेचती है, वो बेटा पहला जॉब पुलिस का ही करता है। घायल टाइगर आज जब आता है तो अंदाज कुछ अलग ही होता है। नहीं, आज जैसे हम लोग ये आग तापने के क्रम में थोड़ा सा कुछ साथी हैं, उनके लिए गिरिडीह से आए हुए थे, उन्हीं के साथ बैठे। ऐसा कोई बैठक जैसा विशेष कुछ नहीं था। और जहाँ तक वापसी का सवाल है, तो अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ अपने आप को नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब नियति ने हम लोगों को चुना है आंदोलन के लिए। नियति ने हमें चुना इस राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर आवाज़ उठाने के लिए। तो अब मुझे लगता है कि नए साल का जो पहला तारीख होगा, उसके साथ हम लोग फिर से मैदान में दिखेंगे, और फिर से जो हमारी नीतियां हैं जो सरकार बना रही हैं, उन पर लगातार हम लोग ताबड़तोड़ हम लोग करेंगे। अगर गलत नीति होगी तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर आंदोलन की फिर से पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, और नए साल में 2024 का शंखनाद जब होगा, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस राज्य को एक बेहतर दिशा और दशा दे कैसे सकते हैं, उस पर चर्चा परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। तमाम पार्टियां जब बैठकें करती है या प्रेस वार्ता करती है, तो कहीं पर मीटिंग हॉल होती है, या फिर प्रेस वार्ता के लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, कहीं ऐसा प्लेस होता है। लेकिन आप खुले मैदान में मीडिया लोगों को भी आमंत्रण कर देते हैं, ठंडे के मौसम में अपने साथियों को भी खुले मैदान में जंगलों के बीच बुलाते हैं। इनकी क्या उद्देश्य आपके रहती है? अलग जगह अलग देखिए, इसका बिल्कुल ये आपका मेरे तोपचाची का एक बहुत ही अति प्राचीन पहाड़ है, और इसकी अपनी विशेषता है। और अभी शायद ठंडा का दिन भी है, जिसे दिसंबर महीना कहते हैं, और हम लोगों ने पढ़ा है दिसंबर एंड जनवरी इज द कूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सॉरी आरदी 2 महीना का नाम है। तो इसका मतलब है कि हम इस एरिया में इनको इसलिए बुलाएं ताकि मैं अपने आप अपने सबसे पहले अपने शरीर की परीक्षा ले रहा हूँ, जो कि मेरा मानना है कि जिस प्रकार मेरा स्वास्थ्य रहता है कि क्या मैं आने वाले जो चुनौतियाँ होंगी वो मेरा शरीर झेल पाएगा कि नहीं। क्योंकि ये शीतलहरी का टाइम है। जेन्युइन अभी कोई भी लीडर अगर अपना इंटरव्यू देता तो जाहिर सी बात है दिन में देता, या अगर रात को भी देता तो किसी बंद कमरे में देता। लेकिन ये पीछे पहाड़ है, ऊपर खुला आसमान है, और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। यानी मैंने एक ऐसे टेम्परेचर को चुना है जहां पारा माइनस में जा रहा है, या फिर पारा काफ़ी कम है। यानी ठंडा के दिन में मैंने ठंडी जगह को चुना है। पहाड़ अनुमान ठंडा होता है। तो इस हिसाब से मैं अपने शरीर का भी मैं आकलन कर रहा हूं कि क्या मेरा शरीर आगे के आंदोलन के लिए तैयार है कि नहीं। मेरा दिल और मेरा दिमाग तैयार है, लेकिन क्या मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ तैयार है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने मीडिया बंधुओं को भी मैंने आज पहाड़ पे ही बुलाया है, और जानबूझकर रात को ही बुलाया है कि आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं अपने आप को भी परखना है। क्योंकि मेरा मानना है, अब मेरी नियति तय है। मेरी नियति तय है कि हम बीमार नहीं हो सकते। किसी दिन हम मर सकते हैं, ये खबर आपको कानों कान मिल जाएगी कि टाइगर आज नहीं रहा, लेकिन बीमार हो जाएंगे ये हमको बड़ा दुख लगता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर का गाइडलाइन है, कुछ शारीरिक समस्याएं होती हैं, और समस्याएं बहुत गहरी हैं और गंभीर हैं। क्योंकि हम साउथ इंडिया से भी इलाज करा के आए हैं, आपके कलकत्ता में भी हमारा इलाज कुछ दिन चला, तो कुल मिलाकर काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। लेकिन आज मैं लगता है मुझे कि अपने शरीर को जो प्राकृतिक बनावट है मेरा, मैं प्राकृतिक क्षेत्र में बैठा हूँ, और मैं यहाँ से अपने आप को एक संदेश भी दूंगा और अपने शरीर को एक चुनौती भी दूंगा कि अगले रणनीतियों के लिए, अगले आंदोलनों के लिए, कार्यक्रमों के लिए मैं किस प्रकार से तैयार हूँ। अभी पुलिस बहाली हुआ है जिसमें ओबीसी आरक्षण 0 कर दिया है, इस पे आपका क्या? हाँ, इस पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, चूंकि मेरी एक विचारधारा है कि जब कोई इंसान, और शुरू से मैं इस विचारधारा के पक्षधर हूँ कि कोई इंसान यदि अपने हिस्से की रोटी को खाता है तो उसे हम प्रकृति कहते हैं कि इसका स्वभाव प्राकृतिक है। कोई इंसान अगर बहुत दिल वाला है, उसे लगता है कि नहीं अपने हिस्से की रोटी भी किसी को दान करते हैं, तो उसे संस्कृति कहते हैं। अरे वो इंसान बहुत अच्छा है, उसकी संस्कृति सुंदर है। लेकिन कोई इंसान अगर किसी के हिस्से की रोटी को छीन के खाए, उसे विकृति कहते हैं। और मेरा मानना है प्रकृति का स्वभाव हो ना, मुझे संस्कृति दिखानी, अपना हिस्से का दान करके भूखे नहीं रहना है। प्रकृति यानी अपने अपने की हिस्सी रोटी खानी चाहिए। तो अगर ओबीसी, जो कि अगर झारखंड की बात करें, तो जब भी झारखंड की बात आती है जहन में पहला शब्द आदिवासी का आता है। आना भी चाहिए। हम सम्मान रखते हैं कि एक ऐसा समाज है जिसने सदियों तक उत्पीड़न झेला है, लेकिन
एक सबसे बड़ा वर्ग अगर राज्य का है तो पिछड़ा वर्ग आता है, जिसकी आबादी इस राज्य में 54% है। आज मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, चूँकि आदिवासी वर्ग, चूँकि भारत राज्य को आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, अतः कोई भी नियम कानून उनके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति एससी वर्ग की बात करेंगे तो चूँकि संवैधानिक शक्तियों के तहत वे भी लगभग सुरक्षित रहेंगे, और जहाँ तक ईडब्ल्यूएस अथवा जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पहुँचे हुए लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस राज्य में की बात करें या ये देश की बात करें, अगर कोई घंटे की तरह पीटा जाएगा तो ओबीसी वर्ग है, वो ना घर का है ना घाट का है। बाकी मैं स्थिति सबकी खराब है या फिर सबकी थोड़ी थोड़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल और देखा जाए तो सभी वर्गों का कुछ ना कुछ स्थिति है कि उनको कोई ना कोई आके बचाएगा। जैसे अगर आप आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, होना भी चाहिए। उत्पीड़क समाज रहा है, वो हमेशा उत्पीड़न को झेला है उन्होंने। अब दलित वर्ग की बात करें, उन्होंने भी उत्पीड़न को झेला है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ें हैं, शक्तियाँ हैं जो उनको आकर बचाव कर लेती है, लेकिन ओबीसी को बचाने वाला कोई नहीं, उसी का दशा है। और ये में दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस समाज का 54% आबादी इस राज्य में है, अगर उस समाज को नग्न कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो मुझे लगता है उनके संवैधानिक अधिकारों का गला घोटना ही नहीं, गला को रेत कर काट लेने के बराबर है। शून्य तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूं, चूंकि ये तोपचाची क्षेत्र है, आप पूरे तोपचाची का सर्वे कीजिए। मैं उतना लंबा कहने की आदी नहीं हूँ। आप अब मीडिया बंधु लोग हैं, ये रात्रि का समय, चलिए मैं अपने घर में आपको सुलाता हूं। आप सुबह उठ जाइए तोपचाची में 28 पंचायत, 117 गांव है, और कुल मिलाकर गली मोहल्ला टोटल मिलाकर लगभग 250 गांव है। अगर आपके पास समय है और सामर्थ्य है, आप 250 गांव के 250 ग्राउंड का सर्वे कीजिए। 10 दौड़ने वालों में 8 ओबीसी का बेटा है, और सबसे टारगेट अगर ओबीसी कुछ करता है, आज भी ओबीसी अगर टारगेट कुछ ओबीसी, तो वो पुलिस की बहाली को करता है। यानी आप उन 10 में से 8 बेटों का सपना को एकदम एक झटके में चकनाचूर कर दिए। मैं चाहता हूं मैं किसी वर्ग से कोई अगर अपने हिस्से की रोटी खा रहा है, मुझे किसी आपत्ति नहीं है। एसटी वर्ग को उसका हिस्सा मिले, एससी वर्ग को मिले, जनरल कैटेगरी भी खुशहाल रहे, लेकिन ओबीसी वर्ग को अगर इस तरह मने उसके गर्दन को काटकर कोई अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सर्वे कर ले। मैं चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को कहूंगा, उनके मंत्रिमंडल को कहूंगा, वो किसी भी गांव में, मैं कोयलांचल की बात कर रहा हूं, धनबाद बोकारो, गिरिडीह बोकारो, ये जो जामताड़ा का क्षेत्र है, आप किसी भी गांव में जाएं, चूंकि तोपचाची है, 250 गांव यहाँ कुल मिलाकर होंगे, रेवेन्यू गैर रेवेन्यू मिलाकर, उन 250 गांवों में 250 फुटबॉल के मैदान होंगे, जहां सुबह 7 से 8 बजे सैकड़ों की संख्या में, एक ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में लड़के दौड़ने के लिए जाते हैं। उनमें 10 में से 8 बच्चा ओबीसी वर्ग का होगा। लगभग आप 45 दिनों तक डॉक्टर ने आपको रेस्ट लेने को कहा है। जिस तरह से टाइगर प्रत्येक सभाओं में दहाड़ते थे, दहाड़ने वाला टाइगर 45 दिनों तक शांत कैसे रहे? क्या दिनचर्या था उस दौरान आपका? देखिए, दिनचर्या अभी है कि वॉइस रेस्ट कहा गया है। दुर्गापुर के डॉक्टर ने भी वॉइस रेस्ट कहा, दक्षिण भारत में जिनसे मिले उन्होंने भी वॉइस रेस्ट कहा, धनबाद में भी जितने डॉक्टर से मिले उन्होंने वॉइस रेस्ट कहा, यानी बोलना नहीं। अब बताइए यार, टाइगर दहाड़ेगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? तो ये समस्या हमारे सबसे सामने आती है। तो अभी फिलहाल हमारा दिनचर्या है, पहले 2 बजे 3 बजे कंटिन्यू 2 साल सोए हैं हम, और 10 बजे 11 बजे उठते थे। अब उसको बदले हैं, अब 11 बजे सोना है, 6 से 7-8 बजे के बीच उठना है, और सुबह 1 घंटा कंटिन्यू मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। और फुटबॉल हम अच्छा थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं। और मैंने जो 9वीं 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में जो मेरा दिनचर्या था सुबह उठकर ग्राउंड जाना, उसको फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं अंदरूनी हुई हैं जिसको डॉक्टर ने उस रूटीन को मेंटेन करने के लिए कहा। अगर जयराम महतो तो खेल से और पढ़ाई से दूर होके झारखंड के सीएम के लोग देखना चाह रहे हैं, और आप उस पर ध्यान ना देकर आप फिर से अपने फिजिकल पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपने बोला था कि जनवरी तक घोषणा करेंगे। पार्टी की घोषणा नहीं हुई है, कैंडिडेट की घोषणा हुई है, लोकसभा चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव है। हाँ बिल्कुल, आपने कहा सही बात है, लेकिन हम अपने आप को अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो उसमें राज्य के हितार्थ ही है। अगर हमारा व्यक्तिगत हितार्थ होता तो हम साइड हो जाते आंदोलन से। हम अपने आप को इसलिए दुरुस्त कर रहे हैं ताकि फिर भविष्य में जो आंदोलन या फिर जो चुनौतियां सामने आएंगी, जो 2024 का चुनाव सामने आएगा, जो हमारी चुनौतियां होंगी उस समय, तो उसको हम कैसे फेस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं। और फुटबॉल एकमात्र गेम है जिसमें आप फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से स्ट्रांग हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फुटबॉल का अपने दिनचर्या में शामिल किए हैं एज ए गाइडेंस, डॉक्टर के गाइडेंस के अनुसार। और निश्चय ही जब भी ऐसी कोई जरूरत पड़ी है तो वहाँ बीमार भी रहे तो हम उस आंदोलन में या फिर उस कार्यक्रम में भाग लेने पहुँचे हैं।